दोस्तों आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। हम अपनी PYQ सीरीज़ में आगे बढ़ रहे हैं और अभी हम बायो ही कर रहे हैं जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो इसे ज़रूर देखिए, बार बार देखिए अगर देखना है तो, और रिवाइज ज़रूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, अ स्प्रिंटर फील्स क्रैम्प्स एंड पेन इन थाई मसल, दिस इज ड्यू टू accumulation ऑफ। अब यार ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आपने पढ़ा भी होगा, अदर एग्जाम्स में भी फेवरेट है। क्यों आपको क्रैम्प्स मिल लगते हैं? स्प्रिंटर नहीं, आपको भी लगते होंगे काफ़ी बार। तो वो देखते हैं क्यों। अब देखो यार, हमें समझना पड़ेगा रेस्पिरेशन क्या होता है ना। रेस्पिरेशन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग तरीके से होता है। ह्यूमन बींग्स में अलग होता है, एरोबिक एनारोबिक होता क्या है देखते हैं उसको थोड़ा सा। तो ये आपकी सीधी सीधी एनसीईआरटी कटिंग है और इससे क्वेश्चंस आते हैं मेरे भाई। ठीक है सर। तो यार सबसे पहले क्या होता है, खाना आप खाओगे, डाइजेस्ट होगा आपके ब्लड के थ्रू, आपके सेल्स तक पहुंचेगा खाना, है ना। सेल्स में पहुंचने के बाद वो खाना डायरेक्ट बॉडी, आपकी बॉडी ये नहीं यूज कर सकती। आपकी बॉडी वहाँ उस सेल्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उस खाने को रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा, मतलब ऑक्सीडेशन होगा उस खाने का। ऑक्सीडेशन का साथ रिएक्शन होगी, फिर जाके आपकी कुछ एनर्जी निकलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वो एनर्जी से आपकी बॉडी बनाएगी एटीपी, और उस एटीपी को आपकी बॉडी एनर्जी एनर्जी के लिए यूज करेगी। तो इतना लंबा प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं खाना खा लिया हमारी बॉडी में ताकत आ जाएगी, उस खाने को यूज नहीं करती बॉडी। ये क्या है यार। ठीक है, तो अब हमारा ये प्रोसेस है कि भाई आपकी सेल्स के अंदर खाना पहुंच चुका है, ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज होता है आपका 6 कार्बन, ध्यान रखना ये सारे कार्बन इंपॉर्टेंट है। साइटोप्लाज्म के अंदर ही जैसे ही खाना सेल के अंदर पहुंचता है, तो ये सेल है आपका, ये न्यूक्लियस है, ये सारा रीजन साइटोप्लाज्म है। तो खाना इसके अंदर पहुंचा, इसके अंदर ही आपका ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है आपके ग्लूकोज का। 6 कार्बन से 3 कार्बन में बदल गया और उसको हमने नाम दिया पायरूवेट, ध्यान रखना। और थोड़ी सी एनर्जी भी निकली साइटोप्लाज्म में ही। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनाने को मैं भी बना सकता हूँ कि भाई आपकी जब तक खाना आपका सेल में एंटर करता है, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि रेस्पिरेशन से पहले एनर्जी रिलीज होती है क्या खाने से? तो आप बोलोगे नहीं सर, रेस्पिरेशन के बाद ही रिलीज होती है, बट थोड़ी बहुत हो जाती है, ये देखो। ठीक है, अब 3 तरीके से खाना ब्रेक डाउन होता है अलग अलग टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म के सेल्स में। सबसे पहले हम अपनी बात कर लेते हैं ना, ह्यूमन बींग्स की या फिर अदर एनिमल्स की। ज़्यादातर एनिमल्स में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये खाना, ये पायरूवेट जाता है और वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है और हमें वहाँ मिलती है एनर्जी जो हमें चाहिए। काफ़ी अच्छी खासी एनर्जी मिलती है। साथ साथ क्या एक्स्ट्रा बाय प्रोडक्ट मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बाहर भी निकाल देते हैं, यहीं से बनती है कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में। ठीक है सर। फिर दूसरा जो आपका क्वेश्चन पूछा था वो आ गया भाई, कि भाई कभी कभी क्या होता है, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो इंटेंस, है ना, तो एनर्जी मिलेगी तो ही एक्सरसाइज करोगे। अब आपकी एनर्जी यूज होती जा रही है, आप एक्सरसाइज करते जा रहे हो। अब आप बहुत ही तगड़े एथलीट हो, है ना, भागे जा रहे हैं सर, भागे जा रहे हैं, एनर्जी खत्म हो रही है बॉडी में। तो भाई इतनी तेज आप एनर्जी को यूज कर रहे हो कि रेस्पिरेशन उतनी तेज हो नहीं पा रही, लैक ऑफ ऑक्सीजन है ना। ऑक्सीजन होगी तभी तो रेस्पिरेशन होगी। तो ऐसे टाइम में लैक ऑफ ऑक्सीजन, आप बहुत तेज एनर्जी यूज करे जा रहे हो, ऑक्सीजन है नहीं इतनी, ले नहीं पा रहे इतनी जल्दी। तो ऐसे टाइम में बॉडी क्या करती है, भाई से एनर्जी तो देनी पड़ेगी, ये तो भाई है मिल्खा सिंह है ये। तो कभी कभी बिना ऑक्सीजन के भी बॉडी एनर्जी रिलीज कर देती है। ऐसी रिएक्शन में थोड़ी सी ही एनर्जी रिलीज होती है, लेस एनर्जी ही रिलीज होती है। मसल सेल्स में होता है, ऑब्वियसली हम मसल्स यूज कर रहे हैं। और हमें कितने मिलते हैं, 3 कार्बन मॉलिक्यूल मिलते हैं, प्लस लैक्टिक एसिड भी मिलता है ना। अब साइड इफेक्ट तो होगा, कुछ एक्स्ट्रा आउट ऑफ प्रोसेस चीज करवा रहे हो, तो यही लैक्टिक एसिड की वजह से आपके क्रैम्प्स आते हैं। हाँ सर, ये तो हमें पहले से पता था, बट भाई पूरा प्रोसेस ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, इन दोनों के बीच भी डिफरेंस है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं है, तो कम ऑक्सीजन है। ठीक है सर, इसी की वजह से क्रैम्प्स आते हैं। तीसरा टाइप है, जब आप कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जहां पे ऑक्सीजन होती ही नहीं, बिल्कुल एब्सेंस, जैसे कि यीस्ट। यहां पे भी आपका रिएक्शन होता है ना, और एनर्जी निकलती है, बट यहां पे काफी काफी कम एनर्जी निकलती है, लीस्ट।
है ना। यहाँ पे अच्छी खासी, यहाँ पे उससे कम, यहाँ पे लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। और क्या निकलता है आपका, इथेनॉल 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अभी इथेनॉल वगैरह क्या होते हैं, इनके केमिकल फॉर्मूलाज वगैरह हम केमिस्ट्री वाली क्लासेस में करेंगे। तो ये सब चीज़ें हमारी निकलती है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। अब इसको एनारोबिक बोलते हैं, मतलब विदाउट ऑक्सीजन। इसको एरोबिक बोलते हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन को। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना जो मैंने अभी बताई हैं। इसका आंसर है भाई लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। ठीक है सर, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CDS 2018 का है ये। एक्यूमुलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन मसल्स लीड टू क्रैम्प। तो देखो दो बार सेम क्वेश्चन, लैक्टिक एसिड। ठीक है सर, एक और आपका क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड, NDA 2023। व्हेन yeast cells are O2 starved, fermentation serves as the source of energy, this result in the production of। अब हमने पीछे देखा है भाई कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कहाँ होता है रेस्पिरेशन, यीस्ट जैसे ऑर्गेनिज्म में। तो यीस्ट में देखो CO2 प्रोड्यूस होती है, देखो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। यही कार्बन डाइऑक्साइड है जो भी आपके फूड इंडस्ट्री में यूज होती है यीस्ट को लेके। जैसे कि ब्रेड बनाना हो, है ना, डो बनाना हो किसी भी चीज़ का, पिज्ज़ा बनाना हो, फुलावट चाहिए हो डो में, है ना, आटे में फुलावट चाहिए हो, तो थोड़ा यीस्ट का यूज़ करते हैं हम। क्योंकि यीस्ट जब एनर्जी लेता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड ही आपको फ्लफीनेस देती है। ये भी ध्यान रखना। तो क्वेश्चन क्या था, यीस्ट आर O2 स्टार्व्ड सेल। O2 स्टार्व्ड मतलब O2 की कमी है उनमें, बिल्कुल एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। फर्मेंटेशन, अब यीस्ट जब अपने खाना को खाता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, इस प्रोसेस को जो हमने पीछे देखा अपना खाना बनाता है, उसको फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो ध्यान रखना, फर्मेंटेशन, यीस्ट में क्या होती है, फर्मेंटेशन। जो हमने ये पूरा प्रोसेस देखा है, दिस इज फर्मेंटेशन इन यीस्ट। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। फर्मेंटेशन सर्व्स एज सोर्स ऑफ एनर्जी, बिल्कुल देखा हमने। दिस रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ व्हाट। तो देखो पूरा पूरा पीछे का पूछ लिया है। तो क्या प्रोडक्शन होता है हमारा, इथेनॉल और CO2 होता है, 100% होता है सर। और किसी में इथेनॉल और CO2 है नहीं। अब यहाँ पे आप ये कंफ्यूज मत हो जाना, सर आपने ये तो नहीं बताया था ATP भी यहीं प्रोड्यूस होता है। भाई मैंने ये तो बताया है ना, एग्जाम में कोई भी नॉलेज इनफ नॉलेज नहीं है। आप सब कुछ नहीं पढ़ के जा सकते, आप बस प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यार ये पढ़ के जाएंगे इसके आसपास तो हो ही जाएगा सॉल्व, तो बस इसी से सॉल्व करना है। अब मैंने बताया है भाई कि ATP भी चाहिए होता है, ATP से ही बॉडी अपने वर्क करती है, जो भी काम करती है, डायरेक्ट एनर्जी नहीं लेती, ATP का यूज़ करती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि ATP भी बन रहा है, ईस्ट में डायरेक्ट बन रहा है, हमारे ऑर्गेनिज्म में इस स्टेज के बाद बनता है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन है इसी के ऊपर, NDA 2024। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन सेल्स। बताया क्या होता है सोर्स ऑफ एनर्जी सेल्स के लिए, ATP। डायरेक्ट खाना नहीं होता। ATP को हम एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। छोटे छोटे हो रखे हैं यार, क्या बात है, खाना नहीं खाया उन्होंने, ATP नहीं मिली इन्हें। NDA 2018 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट डज नॉट टेक पार्ट इन प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में कौन सा पार्ट, कौन सा क्या है, पार्ट ऑफ द बॉडी पार्ट नहीं लेता है ना, तो पार्ट हो गया। तो देखते हैं यार फिर पूरा रेस्पिरेशन सिस्टम देखते हैं, अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर। देखो ऐसा कुछ रेस्पिरेटरी ट्रैक दिखता है अपना, है ना। अब स्टार्ट रेस्पिरेशन हमारी होती है नोज से, ऑब्वियसली हम इनहेल करते हैं एयर। अब नोज के अंदर हमें पता है, एक कॉमन क्वेश्चन है कि नेजल कैविटी के अंदर आपके हेयर और म्यूकस होती है, हेयर और म्यूकस होती है। क्यों होती है, क्योंकि अनवांटेड पैथोजेंस या फिर डर्ट वगैरह या फिर कोई पैथोजन अटक जाए उनको रोक लेती है। डर्ट को, ज़्यादातर डर्ट को ही रोक लेती है, पैथोजेंस को तो कितना ही रोकेगी, थोड़े बहुत। ठीक है, डर्ट पैथोजेंस वगैरह को रोक लेती है। अब यहाँ पे आपकी नेजल कैविटी, नोज, पहली चीज़ नोज के अंदर नेजल कैविटी। अब कैविटी मतलब खाली स्पेस, खाली स्पेसेस हैं हमारे इस एरिया में, बहुत खाली स्पेसेस हैं।
क्या क्या खाली स्पेसेस हैं, कैविटीज हैं, ये देखो साइनस, दो दो तरह के साइनस होते हैं, ये खाली स्पेसेस हैं, दीज आर कैविटीज। स्पेनोडियल साइनस, फ्रंटल साइनस। नेजल कैविटी, ठीक है, नेज नाक के अंदर जो पीछे ये वाला एरिया सारा खाली है एक तरह से। लेरियक्स, फेरियक्स, फेरेक्स, मैं इनको यार हमेशा गलत बोलता हूँ पता है। तो लेरियक्स का क्या काम होता है, लैरिक्स का क्या काम होता है कि लैरिक्स क्या होता है आपका वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स कार्टिलेज का बना होता है। पिछली क्लास देखी नहीं है तो देखो यार, एक भी क्लास मिस मत करो, ठीक है, सीक्वेंस वाइज चला उसमें, मैंने प्लेलिस्ट में ऐसे ही डालता हूँ सीक्वेंस, प्लेलिस्ट में देख लो। वॉइस बॉक्स, इसी के थ्रू जब एयर गुजरती है तो ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। फेरिक्स भी आपका क्या है, एक ये भी एक कैविटी है जो कनेक्ट करता है आपका नेजल एरिया को लैरिक्स से, ठीक है सर। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा फंक्शनल वर्क नहीं है, बस कनेक्शन करता है और विंड को ले जाता है वहाँ तक। फिर नीचे नीचे आते हैं हमारा, ये है हमारा ब्रोकियस, ये ट्रैकिया है, क्या है आपका विंड पाइप, ट्रैकिया है। ट्रैकिया है, फिर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है आपका ब्रोकी में, और फिर ब्रोकी और ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, छोटी छोटी ब्रांचेस में, ब्रोकियोलिस। बिल्कुल सर, बढ़िया। अब ब्रोकियोलिस के एंड में आपका एक ऐसे फ्लावर, कॉलीफ्लावर होता है ना, कॉलीफ्लावर लाइक स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल एंड में। तो सेम एज यार, जैसे पेड़ समझ लो, पेड़ आपका ट्रैकिया है, पेड़ की स्टेम, स्टेम के बाद आपकी ब्रांचेस हो गई, ब्रोकिया है, ब्रोकियोलस, और उसके ऊपर जो फ्लावर लगे हुए हैं वो आपका एल्वियोली। एल्वियोली इज द मेन साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है मेन। एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब एयर में से CO2 बाहर जाएगी, कार्बन ऑक्सीजन अंदर आएगी, ब्लड में से जो अनवांटेड कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर भेजते हैं, यहाँ पे होता है मेन। तो दो लंग है हमारे, राइट लंग, लेफ्ट लंग, और नीचे है डायाफ्राम, ठीक है। ये डायाफ्राम अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है, सांस अंदर लेते हैं तो ये वाइड ओपन हो जाता है, जब हम ब्रीद इन करते हैं स्पेस बढ़ जाती है, ब्रीद आउट करते हैं तो दोबारा फ्लैट हो जाता है। तो इसका यहाँ पे ये रूल होता है, ठीक है। तो देखते हैं इस पे क्या क्वेश्चन था ये, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट टेक पार्ट इन प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में कौन सा पार्ट नहीं लेता, तो ब्रीदिंग में जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट हैं वो लेंगे। ये बोमेंस कैप्सूल तो नहीं पढ़ा सर कहीं भी, ठीक है, तो ये नहीं लेगा भाई, मतलब वही आंसर होगा बी, बोमेंस कैप्सूल है ना, ये नहीं लेता पार्ट। कुछ और क्वेश्चन है एक, देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। अ लीफ वॉज प्लग्ड फ्रॉम अ प्लांट ऑन अ सनी डे एंड केप्ट फॉर 2 minutes इन बॉइलिंग वाटर. It was subsequently immersed in boiling alcohol and treated with iodine. What will be the final color of this test? अब ये आपका ना सीधा सीधा NCERT की एक एक्टिविटी है। NCERT भाई मेरे NCERT कर लो, ओनली अच्छी तरह कर लो, समझ के, और सारी एक्टिविटीज़ वगैरह इनफ है, मोर देन इनफ। आपका CDS एग्जाम का 10-20%, 30-20% के आसपास तक कैरी करता है पूरे एग्जाम का, मतलब अगर साइंस नहीं करी तो कुछ नहीं करा। तो भाई ये टेस्ट किस लिए है, स्टार्च टेस्ट बोलते हैं इसे, स्टार्च टेस्ट। स्टार्च देखने के लिए कि आपकी लीफ के अंदर कितना स्टार्च है भी कि नहीं, उसको टेस्ट करने के लिए। तो एक इमेज मैंने रखी है यहाँ पे, ऐसा कुछ होता है, मतलब पूरा टेस्ट तो ये ऐसा है कि एक लीफ को ना पहले हम मार्क करते हैं, एरियाज को मार्क कर देते हैं, और जो क्लोरोफिल वाले एरिया लग रहे हैं थोड़े थोड़े उन्हें मार्क कर देते हैं, फिर ये सारा सामान करते हैं जो बोला हुआ है। ये तो आधा टेस्ट है, बट हमसे जो पूछा है, सबसे पहले क्या करा, बॉईल करा उसको, फिर उसको अल्कोहल में डाला, है ना, बॉईल करके अल्कोहल में डाला, सनी डे में भी रखा। सनी डे में इसलिए रखा ताकि खाना अच्छी तरह बन जाए, क्योंकि स्टार्च क्या होता है, प्लांट्स का खाना होता है। तो लीफ स्टार्च से भर जाएगी, स्टार्च से भरने के बाद उसको उबाल दिया, उबालने के बाद अल्कोहल में डाला। अल्कोहल में क्यों डाला, जिससे स्टार्च का कलर अच्छी तरह निकल के आएगा। उसके बाद एंड में डाला आयोडीन, और आयोडीन डालते कैसा कलर दिखेगा हमें, ग्रीन, वाइट, ब्लू, या फिर अगर पर्पल हो उसकी जगह, पर्पल भी आप टिक कर सकते हो, थोड़ा ब्लूइश पर्पल होता है, ठीक है सर। CDS 21 का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है। इन ह्यूमन बॉडी ब्लड फ्लोज थ्रू अ प्रोसेस ऑफ डबल सर्कुलेशन।
अब ब्लड फ्लो और डबल सर्कुलेशन वगैरह आ गए हैं, मतलब हार्ट सिस्टम आ गया आपका, ये रहा आपका हार्ट सिस्टम। देखते हैं भाई इसको, ये भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। देखो मैं ना जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वैसे ही आपकी ये PYQ सीरीज़ को आगे बढ़ा रहा हूँ। आप जितना सोच भी नहीं रहे उतना मेहनत चल रही है सीरीज़ पे, तो आंख बंद करके भी फॉलो कर सकते हो। तो जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ा रहा हूँ। बायो से स्टार्ट करा, बायो में भी जो इंपॉर्टेंट था उससे स्टार्ट करा, फिर आगे बढ़ रहे हैं। तो देखो यार, हार्ट हमारा दिखता तो अलग है, बट आपको क्लियर समझाने के लिए ये डायग्राम है। हमारा हार्ट 4 चेंबर्स में डिवाइडेड है, जैसे आप देख रहे हो, ठीक है। ऊपर वालों को क्या बोलते हैं, अपर पार्ट को बोलते हैं हम ऑरिकल्स, और नीचे वाले दोनों पार्ट को बोलते हैं वेंट्रिकल्स, ठीक है। तभी तो ये V और A ही दिखा रहा है। तो ये R है मतलब राइट ऑरिकल, LA लेफ्ट ऑरिकल, ऐसे ही RV और LV, ठीक है सर। अब यार होता क्या है, सबसे पहले इम्प्योर ब्लड पूरी बॉडी से आता है। इम्प्योर ब्लड आपका आएगा यहाँ पे सीधा, इसमें राइट ऑरिकल में। तो देखो ये आया आपका बॉडी से राइट ऑरिकल में इम्प्योर ब्लड। तो ब्लू कलर क्या दिखा रहा है आपको, इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड मतलब जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, इम्प्योर ब्लड, ठीक है। तो यहाँ पे इम्प्योर ब्लड आया ऑरिकल में, फिर ये नीचे चला गया वेंट्रिकल में। अब जब ये नीचे जाता है वेंट्रिकल में, तो यहाँ पे ना कुछ वॉल्व होते हैं, वॉल्व मतलब ढक्कन टाइप लगा लो आप, ताकि ब्लड वापस ऊपर ना चला जाए। तो इसको यहाँ वाले लेफ्ट वाले वॉल्व, राइट वाले वॉल्व को बोलेंगे ट्राइकप्सिड वॉल्व, ध्यान रखना। अब यहाँ से आपका इम्प्योर ब्लड चला जाएगा लंग्स के पास, प्योर होने, कार्बन डाइऑक्साइड को उससे निकालने और ऑक्सीजन को डालने। ऑक्सीजन ही तो चाहिए हमें, उसी को प्योर ब्लड बोलते हैं। तो ये लंग्स पे चला गया भाई सब, यहाँ से लंग्स पे चला गया। लंग्स प्योर करके वापस भेज देगा इसे। अब देखो हमें एक चीज पता है कि ब्लड को कैरी करने वाली 2 चीज होती हैं आपकी, आर्टरी और वेन्स, है ना। आर्टरी प्योर ब्लड कैरी करती हैं, वेन्स इम्प्योर ब्लड। तो बॉडी से जब ब्लड आया था ऑरिकल के अंदर, तो वेन से आया था ऑब्वियसली, और वो बहुत बड़ी वेन होती है, क्योंकि बहुत सारा ब्लड रश करके ला रही है, तो उसको एक नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, वेना केवा। बहुत बढ़िया सर। फिर यहां से दोबारा एक वेन से लंग्स पे चला गया ब्लड, बहुत बढ़िया सर। बट यहां पे एक अजीब चीज हुई, जब लंग्स से ब्लड वापस आया तो वो किस में आना चाहिए था, प्योर ब्लड है, ऑक्सीजन है उसमें, आर्टरी से आना चाहिए था, बट नहीं, यहां पे किस में आएगा, वेन्स में आएगा। किस में आएगा, वेन में। वाह सर, उसको बोलते हैं हम पल्मनरी वेन। तो एक एक्सेप्शन वेन का है और एक ही एक्सेप्शन है आर्टरीज में, कि भाई आर्टरीज भी कभी कभी इंप्योर ब्लड कैरी कर लेती है, वो है ये वाला पल्मनरी आर्टरी, जब ब्लड वेंट्रिकल से लंग्स पे गया था। तो सीधा ध्यान रखना है, लंग्स पे जो चीज ले जा रही है और लंग्स से जो चीज वापस ला रही है, वो दोनों ही हमारे एक्सेप्शन है। इम्प्योर ब्लड को ले जाना वेन को चाहिए था, पर ले जा रही है आर्टरी, और लंग्स से प्योर ब्लड को लाना आर्टरी को चाहिए था, ला रही है वेन। तो दोनों के नाम के आगे ही पल्मनरी आर्टरी, पल्मनरी वेन, थोड़ी डिफरेंट है ना ये, तो ये चीज ध्यान रखना। एक्सेप्शन है आर्टरी और वेन में एक एक। कौन सा एक्सेप्शन है, जो लंग्स को ले जा रही है और लंग्स पे ला रही है, सिंपल। अब लंग्स से ब्लड आता है आपका ऑरिकल में और दोबारा वेंट्रिकल में जाता है नीचे, और यहां पे भी एक ढक्कन होगा ताकि ऊपर ब्लड ना चला जाए, इसे बोलते हैं बाइकप्सिड वॉल्व। बिल्कुल सर, ध्यान रखेंगे। और वेंट्रिकल से फिर दोबारा बेचारा हमारा पूरी बॉडी में चला जाता है ब्लड। तो ये पूरी एक साइकिल है। तो देखो ऑरिकल्स के अंदर ब्लड आ रहा है और भेज कौन रहा है उसे, वेंट्रिकल्स। तो वेंट्रिकल्स ही हर जगह सप्लाई का काम कर रहे हैं, ऑरिकल्स रिसीव करते हैं, वेंट्रिकल्स भेजते हैं। ये पॉइंट याद रखना। तो इससे क्या है, आपका सिंपल बन गया साइकिल, कोई भी परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। दोबारा देख लेना वीडियो को पैक करके, तो समझ आ जाएगा। अब देखो एक चीज इसमें पीछे बोली गई, डबल सर्कुलेशन कुछ बोला गया ब्लड के अंदर। तो क्या ब्लड में डबल सर्कुलेशन हो रहा है? हाँ जी, बिल्कुल हो रहा है। देखो एक बार ब्लड आया यहाँ पे बॉडी से ऑरिकल में, फिर दोबारा चला गया लंग्स की तरफ, फिर लंग्स से दोबारा आया सेकंड सर्कुलेशन, और नीचे दोबारा वेंट्रिकल से वापस चला गया। तो इसलिए 2 बार सर्कुलेशन हो रहा है आपके हार्ट में, ठीक है सर। एक चीज क्या ध्यान रखेंगे, देखो ऑरिकल्स तो रिसीव कर रहे हैं सिर्फ ब्लड को, भेज हर जगह कौन रहे हैं, वेंट्रिकल्स।
तो वेंट्रिकल्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, आपके बॉडी वॉडी होनी चाहिए, तगड़े होने चाहिए, है ना, ताकि वो ब्लड को पंप कर सके। इतना सारा ब्लड है, बार बार चलते रहना है, तो इसलिए इनकी वॉल बहुत मोटी होती है भाई। वेंट्रिकल्स की बहुत मस्कुलर वॉल्स होती हैं, याद रखना। क्वेश्चन आता है थिक वॉल्स किसकी होती हैं, इसकी होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि सारा ये भेजता हर जगह यही है, मेजर वर्क यही कर रहा है, सेंड कर रहा है हर जगह वेंट्रिकल। तो ये आपका ब्लड सर्कुलेशन था। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग डबल सर्कुलेशन? ठीक है, ऑक्सीनेटेड ब्लड रीचेज द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट फ्रॉम लंग्स। बिल्कुल सर, हमने देखा ऑक्सीनेटेड ब्लड लंग से लेफ्ट साइड आ रहा है, ठीक है, ये तो ठीक है। अच्छा, यही तो था ऑक्सीनेटेड ब्लड, यही एक ही है बस, यही ठीक है। गलत क्या क्या है? ब्लड इन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज पुअर इन ऑक्सीजन एंड इज बर्न। नहीं, पुअर तो नहीं है, रिच होता है ऑक्सीजन में। डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज बॉट टू द लंग्स। डीऑक्सीनेटेड ब्लड क्या लेफ्ट साइड में होता है? नहीं, ऑक्सीनेटेड होता है लेफ्ट साइड में। तो ये ना लेफ्ट साइड में ऑक्सीनेटेड है, पूरा लाल ही लाल हो रखा है भाई, अगले के मुंह पे लाल ही हो रखी है। ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट इज सेंड अराउंड द बॉडी। नहीं, लेफ्ट साइड से बॉडी में भेजा जाता है, देखो लेफ्ट साइड से। तो ठीक है, सिंपल था। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है, बस आपने कुछ नहीं, एक दो कंसेप्ट ही हार्ट के पता है, फिर भी कर सकते हो। तो भाई इसीलिए बोलते हैं साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी आती है और आप आराम से कर सकते हो। मतलब एफर्ट टू रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी है, जितना एफर्ट लगा रहे हो उससे कहीं अच्छे रिवॉर्ड मिल जाते हैं। 14 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? कोरोनरी आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू हार्ट मसल्स, पल्मनरी वेन्स सप्लाई ब्लड टू लंग्स। देखो पल्मनरी वेन सप्लाई ब्लड टू लंग्स, तो पल्मनरी वेन के बारे में हमें पता है बेसिक बात। ये किस ब्लड टू लंग्स ले जाती है पल्मनरी वेन? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन ले जाती है? पल्मनरी आर्टरी। देखो यहां से लंग्स पे कौन ले जा रही है? पल्मनरी आर्टरी। तो देखो अगर आपको देखो हेप्टिक आर्टरी के बारे में नहीं पता, रेनल वेन के बारे में नहीं पता, इसके बारे में, कॉर्नरी आर्टरी के बारे में नहीं पता, आप एटलीस्ट इससे बहुत चीजें कर सकते हो। सेकंड आपका गलत है, ये तो 100% पता है, तो गलत गलत। अब किसके बीच में आ गया? 1 और 3 के बीच में बात आ गई, है ना। अब देखो कोरोनरी, अब देखो इतनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन याद करने की जरूरत नहीं है भाई, एक ही बार ऐसा हुआ है कि इतना एक्स्ट्रा आया है। और अगर आपका 10th से ऊपर कुछ आता है, हाँ 11th 12th में एक दो टॉपिक्स हैं जो आप कर सकते हो, बहुत, वो भी कम, बट 10th से ऊपर कुछ भी आ रहा है तो वो आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक ही क्वेश्चन मुश्किल से आता है, एक या दो, और उसे भी आप कितना भी कर लोगे सॉल्व करना मुश्किल ही हो जाता है काफी बार। रेनल वेन सप्लाई ब्लड टू किडनी, अब ये बिल्कुल ठीक है हमारा, इतना, ये भी आपका एनसीईआरटी से है, क्लास 10th की, है ना, 10th की एनसीईआरटी से। अब इतना दोनों पता है तो आंसर हो गया, आपको पता होने की जरूरत ही नहीं कोरोनरी आर्टरी हेप्टिक आर्टरी का क्या हुआ है ना। तो इन्हें देख के क्या होता है, आप लोग एक्स्ट्रा करने लगते हो, यार ये पूछा जा रहा है। नहीं भाई, ये नहीं पूछा जा रहा, ये भी 10th की एनसीईआरटी है, ये भी 10th की एनसीईआरटी है, बस 2 और 4 हो गया आपका। तो 2 गलत है, सॉरी, तो 4 सही है, मतलब आपका इन दोनों में से करना था ना, तो 4 सही है, तो 4 सही होना है, तो डी सही होना इसकी मजबूरी बन गया। तो देखो कैसे आप क्वेश्चंस को कर सकते हो जो लिमिटेड नॉलेज से। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स इज रिसीव्ड बाय, है ना, कौन रिसीव करता है? अपर पार्ट ही रिसीवर होता है हर केस में, अपर पार्ट ही, तो ऑरिकल से रिसीव करेंगे, ये या ये होगा। और लंग से ब्लड आ रहा है तो ऑक्सीजनेटेड होगा, तो लेफ्ट वाला साइड ही ऑक्सीजनेटेड होता है, बस ये ध्यान रखेंगे। ये रिपीट हो गया क्या? रिपीट हो गया सर ये, ठीक है भाई, हटाओ उसे, फिर हमें क्या करना है इसका। ब्लड प्रेशर, ठीक है, ब्लड प्रेशर ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। अब देखो ब्लड प्रेशर के ऊपर कुछ चीज पूछी गई है, तो देखो यार ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर वो प्रेशर होता है जो आपका आर्टरीज में प्रेशर है। आर्टरीज में जो आपका प्रेशर है, जहां पे आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड
रन कर रहा है और वो जो ब्लड है वो वॉल्स पे, आर्टरीज की वॉल्स पे जो प्रेशर लगा रहा है वही आपका ब्लड प्रेशर होता है ना। तो ये पूछ सकता है क्वेश्चन में कि भाई आर्टरीज और वेन्स दोनों का प्रेशर होता है ब्लड प्रेशर? नहीं, सिर्फ आर्टरीज का। ठीक है सर। अब जब देखो आपके वेंट्रिकल, जब आपका हार्ट पंप करता है, स्क्वीज करता है, तो जब पंपिंग कैसे होती है, स्क्वीज कर रहा है फिर रिलैक्स कर रहा है, स्क्वीज रिलैक्स स्क्वीज, यही तो होता है। जब स्क्वीज करता है उस टाइम पे, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं सिस्टोल, सिस्टोलिक प्रेशर। और जब वो रिलैक्स करता है तब डायस्टोल, है ना। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। इसीलिए हमारा ब्लड प्रेशर होता है 120/80। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का प्रेशर ये होता है। क्यों? क्योंकि जब हार्ट ऐसे पंप कर रहा है, तो जब स्क्वीज करता है सिस्टोल तो 120 प्रेशर तेज होगा, ऑब्वियसली स्क्वीज कर रहा है। जब रिलैक्स करता है तब प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है, उसको डायस्टोल। तो इसलिए हमारा सिस्टोल, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर ये होता है। तो कह रहा है ये नंबर्स क्या शो कर रहे हैं, आप बता दो। हाँ, वेंट्रिकल्स के बारे में है ये, कि वेंट्रिकल्स जब स्क्वीज करेंगे तो सिस्टोल बोलते हैं उसे। क्यों सिर्फ वेंट्रिकल के बारे में? क्योंकि हमने देखा है कि ऑरिकल्स चीजों को रिसीव कर रहे हैं और मेन भेजने का काम हार्ट में कौन कर रहे हैं? वेंट्रिकल्स। तो इसलिए वेंट्रिकल्स के ऊपर है। तो इसलिए ऑप्शन में है वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब 120 होता है, हाँ, उसी को सिस्टोल बोलते हैं। और वेंट्रिकल जब रिलैक्स करते हैं तब 80 होता है, हाँ जी, उसी को डायस्टोल बोलते हैं। तो यही आपका सही है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। नॉर्मल सिस्टोल, तो देखो सिस्टोलिक प्रेशर कौन सा होता है? 120। तो 120। अब इसकी यूनिट भी याद रखना, mm/Hg, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। याद रखना, Hg मतलब मरकरी और mm/Hg इसकी यूनिट होती है। तो ब्लड प्रेशर पे 2-3 बार क्वेश्चन आ गया। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर? अब ये इंस्ट्रूमेंट है आपका जो डॉक्टर लगाते हैं ना, आर्म पे लगाते हैं और ऐसे पंप करते हैं हवा। स्फैग्मैनोमीटर बोल लेना भाई, जो भी बोलो ना। एनसीईआरटी में आपका क्लियर डायग्राम है, तो स्फैग्मैनोमीटर, ये चीज क्लियर गिवन है, सब एनसीईआरटी से है भाई। पल्स इज फेल्ट ड्यू टू रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन। जो पल्स डॉक्टर देखते हैं हमारी, वो भी तो क्या है, आपकी हार्ट ही तो बीट कर रहा है, आपकी आर्टरीज की पल्स है। वो आर्टरीज की पल्स चेक करते हैं। इट इज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ, अभी बताया कहाँ से आती है आपका जो प्रेशर आ रहा है, वो वॉल्स प्रेजेंट वेन्स नहीं, चेम्बर्स ऑफ हार्ट के धड़कने से, ड्यू टू रिलैक्शन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ चेम्बर ऑफ हार्ट। ठीक है सर। तो देखो कैसे बच्चों जैसा क्वेश्चन है। वॉल्स तो मैंने बताया क्या काम होता है, आउटा वो बड़ी वाली मेन आर्टरी होती है। सिर्फ मेन आर्टरी के धड़कने से धड़क थोड़े ना, हार्ट के धड़कने से हो रहा है ना कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन। ठीक है, तो बच्चों जैसे क्वेश्चन है। अब देखो कॉमन लाइफ पे क्वेश्चन पूछ लिया आपका, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसको क्या बोलते हैं? ईसीजी बोलते हैं ना ईसीजी। हमने हमें सुना होगा कभी ना कभी यार। देखो लाइफ इज हार्ड, तो हम कभी ना कभी कोई ना कोई हॉस्पिटल तो जाते ही हैं अपने लिए, फैमिली के लिए, तो ऐसे वर्ड सुन लेते हैं। अब देखो कभी आप लोग अब क्या करोगे, ईसीजी वो एप्लीकेशंस पूछी हैं, मेडिकल एप्लीकेशंस पूछी है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट पूछ रहा है, पागल हो जाओगे, दुनिया भर के पेज निकाल लोगे। अरे भाई ये भी तो देखो कितनी बार, एक ही बार पूछा हुआ है ईसीजी आपसे, और वो स्फैग्मैनोमीटर पूछा था, वो एनसीईआरटी में गिवन है। यार मैं किसी कोचिंग के खिलाफ नहीं हूँ, बट वो आपको गलत डायरेक्शन करके इतना सारा पढ़ा देते। जब मैं भी प्रिपरेशन वगैरह कर रहा था तो वो ये फ्रेंड्स वगैरह के नोट में इतना एक्स्ट्रा स्टफ पढ़ लिया, फिर उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो मत करो यार। ईसीजी आपको सिंपल सी बात है, बस ये एग्जाम आपसे यही मांगता है कि आप अवेयर रहो। बेसिक ईसीजी पता है आपको क्या होता है, हार्ट के लिए बस। विच सेल इन ह्यूमन बॉडी हैव नो न्यूक्लियस? न्यूक्लियस नहीं है भाई, किस में नहीं है? अब देखो सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, हमने अभी देखा ब्लड रन करता है अपनी आर्टरी वेन्स में, तो इनमें से कुछ मसल सेल्स हैं। आपने पिछली क्लास पढ़ी है अगर, तो आपने पढ़ा होगा कि मसल सेल्स के 3 टाइप होते हैं,
उसमें मैंने टाइप में स्पेसिफिकेशंस बताई थी कि कुछ यूनी न्यूक्लिएट होते हैं, कुछ मल्टी न्यूक्लिएट, कुछ में एक न्यूक्लियस है, कुछ में मल्टी। तो वहाँ से आप इसको, तो ये तो हो नहीं सकता बिल्कुल भी, है ना। तो ऐसे कनेक्ट करना है भाई, ढंग से पढ़ो, जितना पढ़ा है बहुत है। अब यहाँ पे आपको नहीं पता तो थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने टेबल है आपके लिए। देखो आरबीसीज जो होते हैं ना, देखो हमारे ब्लड के अंदर मेन तीन बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसे तो ब्लड के अंदर, बट तीन तरह की चीज़ें आपको पता हो तो अच्छी रहेंगी। एक तो रेड ब्लड सेल्स मेन चीज़, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स आपकी, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, ध्यान रखना। इनका साइंटिफिक नेम क्या है ये भी ध्यान रख सकते हो, एरिथ्रोक्राइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, ध्यान रखना। एरिथ्रोक्राइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, इन तीनों का नाम। न्यूक्लियस भाई प्लेटलेट्स में भी नहीं होता, ये भी पूछ सकता है। डब्ल्यूबीसी में होता है, डब्ल्यूबीसी में होता है। तो रेड ब्लड सेल्स का क्या काम है, ऑक्सीजन कैरी करती है किसके थ्रू, हीमोग्लोबिन के थ्रू। हीमोग्लोबिन एक तरह का कंपाउंड होता है, एक तरह का मटेरियल होता है आपके ब्लड के अंदर ही, जो ऑक्सीजन कैरी करता है रेड ब्लड सेल्स के अंदर। लाइफ स्पैन ध्यान रख सकते हो, ऐसा क्वेश्चन आया था कि भाई आपका कौन सा सबसे ज़्यादा लंबा चलता है इन तीनों में से, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी या ये। तो भाई सबसे लंबा है आरबीसी, ये 8 से 10 दिन, ये तो भाई कुछ दिन, 1-2 दिन ही चलते हैं वाइट ब्लड सेल्स, तो ये भी ध्यान रखना। कौन प्रोड्यूस करता है डब्ल्यूबीसी और आरबीसी, दोनों को बोन मैरो करती है ना। डब्ल्यूबीसी को लिम्फ ऑर्गन्स भी कर सकते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो बोन मैरो और लिम्फ ऑर्गन्स, वैसे दो मेजर पार्ट बोन मैरो ही दोनों को बनाते हैं। ये भी प्लेटलेट्स भी बोन मैरो, ये मेगाक्राइसाइट्स छोड़ो। अब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी के अंदर ना कुछ चीज़ें देख लो, आपका लास्ट ईयर में पूछी हुई हैं। डब्ल्यूबीसी और में और क्या क्या होता है। डब्ल्यूबीसी में आपका, डब्ल्यूबीसी के अंदर आपका होता है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स आर दी लार्जेस्ट टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, बिल्कुल ध्यान रखेंगे सर। फिर एक चीज होते हैं फैगोसाइटिक सेल्स। फैगोसाइटिक सेल्स, अब देखो डब्ल्यूबीसी हमें सबको पता है डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का, तो ये जिसके अंदर जितने भी सेल्स होंगे कुछ ना कुछ तरीके से डिफेंड ही कर रहे हैं बॉडी को, कोई किल कर रहा है ऑर्गेनिज्म को, कोई एंटीबॉडीज बना रहा है। तो मोनोसाइट्स लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी, और एक सेल्स होते हैं फैगोसाइटिक सेल्स। तो मोनोसाइट्स एक टाइप के फैगोसाइटिक सेल्स ही हैं, उनके अंदर ही पाए जाते हैं। और फैगोसाइटिक सेल्स कहाँ पाए जाते हैं, डब्ल्यूबीसी में। बहुत डीप में नहीं पूछेगा, बस इनका नाम ले देगा कि फैगोसाइटिक सेल्स क्या होते हैं, मतलब कहाँ पे होते हैं, किसके अंदर होते हैं, डब्ल्यूबीसी में होते हैं। और बेसिक रोल मैंने सबका बता ही दिया है, कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय कर रहे हैं पैथोजेंस को। और हमारे लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स का बी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं एंटीबॉडीज, पूछ सकता है। टी लिम्फोसाइट्स किल इन्फेक्टेड सेल्स। तो बेसिक इनका फंक्शन ध्यान रखना। फैगोसाइट्स खुद भी डिस्ट्रॉय करते हैं पैथोजेंस को। ग्रेट, तो ये सारी चीज़ें हम ध्यान रखेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे देखते हैं, कुछ और पूछा हुआ है CDS 2018 का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लिम्फ इज करेक्ट। अब देखो पिछली क्लास में मैंने थोड़ा बताया था लिम्फ के बारे में, बट क्वेश्चन आ गया तो मैं बता देता हूँ दोबारा। देखो आर्टरीज और वेन्स हमारी हो गई हाईवे जैसी, जैसे हमारा हाईवे होता है, मान लो आर्टरी जा रही है, फिर हाईवे से कोई सेक्टर आ गया, सेक्टर की तरफ, या फिर कोई छोटा शहर आ गया, कोई शहर की तरफ सड़क जाने लगी। वो सड़क हमारी होती है कैपिलरीज, है ना, कैपिलरीज। मेन पूरी बॉडी में आर्टरीज वेन्स दौड़ रही हैं, फिर अंदर सेल की तरफ खाना भेजना है, सेल की तरफ कैपिलरीज जाने लगी, शहर की तरफ जैसे रोड जाती है, फिर शहर की तरफ रोड से भी छोटे छोटे सेक्टरों में रोड जाने लगी एक। उस रोड को बोलते हैं हम लिम्फ, है ना। कि भाई सेल्स पे ये भी खाना कैपिलरीज ने पहुंचा दिया, बट सेल्स के बीचों बीच अंदर तक लिम्फ पहुंचाता है। अभी लिम्फ बनता कैसे, क्या होता है कि इस कैपिलरीज में से ना, जैसे रोड निकल रही है, ऐसे ही कैपिलरीज के अंदर से ना थोड़ा थोड़ा ब्लड निकलने लगता है ड्यू टू ब्लड प्रेशर, और वो सेल्स के बीच में कहीं ना कहीं फंस जाता है, ऐसे सेल्स हैं बीच में इकट्ठा हो जाता है। तो इस इकट्ठे हुए ब्लड को, जो कि कलरलेस होता है, लिम्फ क्या होता है, कलरलेस होता है। फिर लिम्फ वेसल्स इसको इकट्ठा करके आगे ले जाती हैं बेचारी, और आगे जाके दोबारा हमारी आर्टरीज और वेन से मिल जाती है, हाईवे से दोबारा सड़क मिल जाती है जैसे।
तो ये होता है हमारा लिम्फ, कलरलेस सेल्स के बीच में जो बचा हुआ, जो रह गया, लीक्ड ब्लड, कलरलेस ब्लड लीक्ड, वो हमारी एक और छोटी सी वेस्कुलर बंडल सिस्टम है लिम्फ। क्या क्या है लिम्फ के बारे में? दिस इज फॉर्म ड्यू टू लीकेज ऑफ ब्लड थ्रू कैपिलरीज, बिल्कुल सही, बस पहला ही सही हो गया। कंटेन्स आरबीसी नहीं होता इसमें। आरबीसी क्यों नहीं होता अब मैंने ये बताया नहीं, बट आपको समझ जाना चाहिए था। कलरलेस है ये, कलरलेस चीज में आरबीसी कैसे हो सकता है? आरबीसी तो रेड इन कलर होता है ना, रेड इन कलर। रेड कलर किसकी वजह से होता है? वो हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन की वजह से रेड कलर होता है। तो आरबीसी नहीं है इसके अंदर। तो लिम्फ इज ऑल्सो सर्कुलेटेड बाय ब्लड सर्कुलेशन, नहीं, हार्ट में इसका कोई रोल नहीं है। ये तो बेचारी अपनी वैसे ही फ्लो में, ग्रेविटी के थ्रू, ग्रेडियंट के थ्रू, प्रेशर ग्रेडियंट के थ्रू, क्योंकि छोटा सा ही सिस्टम होता है, व्हाट, इसको हार्ट की जरूरत नहीं है। लिम्फ ओनली ट्रांसपोर्ट्स हॉर्मोन्स, नहीं, लिम्स आपका क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है? फैट, लिपिड्स भी होते हैं इसमें थोड़े बहुत, लिपिड्स, फैट, ये सब ट्रांसपोर्ट करता है, और काफ़ी जगह पे हॉर्मोन्स भी करता है। मेनली लिपिड्स, फैट ट्रांसपोर्ट करता है, ये खाने से ब्लड में पहुंचाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है सर, और हो कुछ और बता दो, बता दूंगा भाई, मैं तो बहुत बता दूंगा, मेरे से मत क्या भाई। फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग आर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स रिलीज्ड? तो हमने पीछे प्लेटलेट्स देखा था, तो प्लेटलेट्स का क्या काम होता है? ब्लड क्लॉटिंग करना, कहीं कट हो गया तो ब्लड क्लॉटिंग। ये हमें बचपन से ही कहीं ना कहीं पता है, नहीं पता तो शर्म कर ले भाई, पता होना चाहिए। प्लेटलेट्स हमेशा सुनते आ रहे, डेंगू हो गया, प्लेटलेट्स डाउन हो रही है, क्यों? ब्लड क्लॉटिंग। तो थोड़ा सा अवेयर रहा करो चीज़ों को, जो भी कॉमन चीज़ चल रही है ना, कॉमन चीज़ चल रही है, इसलिए बोलते हैं न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। देखो, एग्जामिनर के दिमाग कोई बाहर से तो आएगा नहीं, एग्जामिनर भी एक सोसाइटी में रह रहा है, और वो उसके दिमाग में वही सब चलेगा जो करंट में चल रहा है, और वहीं से वो क्वेश्चन बनाएगा। हाँ, कुछ क्वेश्चंस, काफ़ी क्वेश्चंस अलग होते हैं करंट से, आई अंडरस्टैंड, बट इन्फ्लुएंस होते हैं वो इवेंट से। पूरे साल न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ यार, ये तो वो काफ़ी चीज़ें अपने आप ही पता है। खासकर ये ऐसे टाइप ऑफ एग्जाम में जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम इज अ पाथवे टू योर सिलेक्शन, मेन एसएसबी है। अजीब सा इजी सा क्वेश्चन, डब साउंड, डब साउंड कौन प्रोड्यूस करता है? हमारा हार्ट, टप 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 टप, पेपर में। ठीक है सर, अब यहाँ पे कुछ मैच करने को आया है, करना भाई एक बार। लिस्ट 1 ब्लड वेसल्स, लिस्ट 2 फंक्शंस। तो वही पल्मनरी, पीछे जैसे एक क्वेश्चन था, पल्मनरी आर्टरी क्या है, कैपिलरीज। तो पल्मनरी आर्टरी का बताओ क्या है? पल्मनरी आर्टरी एक्सेप्शन वाली आर्टरीज वैसे क्या करती हैं? प्योर ब्लड, बट ये वाली इम्प्योर ब्लड कैरी करेगी। और इम्प्योर ब्लड कहाँ से होता है? हमारे राइट वेंट्रिकल से हमारे लंग्स तक। तो कैरीज ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, नहीं, लंग्स टू हार्ट तो प्योर ब्लड होता है, ये भाई पल्मोनरी आर्टरी है, एक्सेप्शन है, प्योर ब्लड नहीं लेके जाएगी। तो वो कौन करेगी? पल्मोनरी वेन, ये भी अपने में एक्सेप्शन है, प्योर ब्लड लेके जाती है ना, कि भाई एक बेवकूफ़ों की सभा में एक समझदार। तो डी का फर्स्ट इन दोनों में से होगा, ठीक है। ए का क्या होगा? कैरीज ब्लड फ्रॉम, तो ये भी इन दोनों में से होगा। और देखते हैं, कैपिलरीज, कैरीज ब्लड टू हार्ट मसल, नहीं यार, कैपिलरीज तो अंदर बेचारे सेल्स तक लेके जाती हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। बी का 2 तो नहीं होगा, यही आंसर होगा, यही बचा। क्या है? कनेक्ट बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, हाँ, आर्टरीज एंड वेन्स भी कनेक्ट करती हैं, बहुत बढ़िया। कॉर्नरी आर्टरी, देखो वैसे तो आपका मेंशन नहीं है आपकी 10th तक की एनसीईआरटी में, ना ही आपको नीड है, बट देखो अब है तो पता कर लो। कॉर्नरी आर्टरी क्या करती है? कैरीज ब्लड टू हार्ट मसल, ठीक है सर, ध्यान रहेगा, ध्यान रख लो से, फिर भी ध्यान रख लो, 2-3 बार इसका रिपीटिशन हो गया तो ध्यान रखो, कैरीज ब्लड टू हार्ट मसल। एन एंटीबैक्टीरियल एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा एंड टीयर्स। अब देखो यहाँ पे आपके एंजाइम्स आ गए हैं आपके सलाइवा टीयर्स में, तो आपका हमारा स्टार्ट हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या स्टार्ट हो गया? डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो यार,
डाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, उसी से हमारा ग्लूकोज बनता है, फिर एनर्जी रिलीज होगी, ये सब चीज़ें। तो डाइजेशन हमारा स्टार्ट हो जाता है हमारे माउथ से ही, बकल कैविटी। टंग क्या करती है, खाने को मिक्स करती है। माउथ में आपके एंजाइम्स होते हैं, फिर नीचे जाता है आपका ईसोफेगस, आपका फूड पाइप। फूड पाइप आपका मूवमेंट करता है ना, स्क्वीज। फूड पाइप ईसोफेगस खाने को नीचे ले जाता है, आपका रिदमिक मूवमेंट्स करता है, स्क्वीज रिलैक्स जैसे हार्ट करता है, सलाइवा के साथ मिक्स होके। फिर आपका ये है आपका डायफ्राम, इससे कोई मतलब नहीं क्योंकि ये डाइजेशन है। आपका यहाँ पे स्टमक है, ये आपका लिवर है, ये गॉल ब्लैडर है, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज। अब देखते हैं इन सबका फंक्शन। मैंने आगे नेक्स्ट स्लाइड में रखा हुआ है, नहीं रखा हुआ, नहीं रखा हुआ, चलो यहीं पे बता देता हूँ भाई, वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट था, ये रहा। यहीं पे बताना पड़ता, नहीं तो वहीं पे टेबल से क्या होता है ना, आप लोग उसे सेव भी कर सकते हो। और ना यार देखो, एक भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए छूटनी नहीं चाहिए। तो मैं पढ़ा तो मैं सारा दूंगा, बट मैं बहुत ज़्यादा फालतू का फ्लॉन्ट नहीं करना चाहता। मेरे लिए आपकी इंपॉर्टेंस है ज़्यादा कि पॉइंट्स में, इसलिए मैं लिखवा लेता हूँ, कुछ नहीं छूटना चाहिए, एक भी स्मॉल पॉइंट। देखते हैं यहाँ पे, तो माउथ से डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। माउथ में सलाइवा होता है, सलाइवा खाने को मिक्स करने में हेल्प करता है ना। और क्या करने में, सलाइवा में एंजाइम्स भी होते हैं, इसको बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज। लिपेज, लिंगुअल लिपेज, ये एंजाइम पाया जाता है सिर्फ और सिर्फ इन्फेंट्स में, बट जब बड़े हो जाते हैं वो अमाइलेज में कन्वर्ट, अमाइलेज में मिलता है बस। तो ये चीज़ भी हम क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे बिल्कुल। यहाँ पे क्या होता है, मेनली डाइजेशन यहीं से स्टार्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन होता है। तो स्टार्च इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट ओनली, और बड़ा करो, ठीक है, स्टार्च इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट ओनली। तो यहाँ पे स्टार्च का ब्रेकडाउन होता है माल्टोज में, ये चीज़ ध्यान रख सकते हैं बिल्कुल। अब हमारा जो ये एंजाइम है, कौन सा, अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज है, ये ना एक पर्टिकुलर पीएच पे ही काम करता है। थोड़ा सा मीडियम क्या होना चाहिए हमारा, थोड़ा सा इसी के आसपास होना चाहिए, 6.8, थोड़ा सा मीडियम एसिडिक होना चाहिए, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, न्यूट्रल के आसपास ही है, बस हल्का सा एसिडिक है, ठीक है सर। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। स्टमक में खाना पहुंचता है माउथ से ईसोफेगस में, आपकी रिदमिक मूवमेंट्स होती हैं, स्टमक में पहुंच गया। स्टमक में पहुंचा तो स्टमक में भी अपने एंजाइम है, स्टमक में गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है। स्पिंक्टर मसल, कौन सी मसल, गैस्ट्रिक जूस कौन सी मसल रिलीज करती है, स्टमक में पाई जाती है, स्पिंक्टर मसल होती है, वो रिलीज करती है गैस्ट्रिक जूसेस। अब उसके अंदर 3-4 चीजें होती हैं, एक तो पेप्सिन, अरे भाई पेप्सिन होता है, HCl होता है, और म्यूकस भी होता है, ठीक है। ये 3-4 चीज होती हैं। अब पेप्सिन का क्या काम होता है आपका, प्रोटीन डाइजेशन का। पेप्सिन का काम क्या है आपका, प्रोटीन डाइजेशन का। यहीं पे प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोटीन डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है बॉडी में, कौन करता है, स्टमक में होता है जी, बिल्कुल। अब जब बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स में पेप्सिन नहीं होता, क्या होता है, रेनिन। क्या होता है, रेनिन, ठीक है सर, ये भी ध्यान रखिए। म्यूकस का क्या, और क्या होता है हमारे इसमें, एसिड होता है, HCl एसिड। एसिड क्या करता है, एक तो ना मीडियम को एसिडिक बना देता है, खाने को एसिडिक बना देता है। क्यों, क्योंकि पेप्सिन हमारा सिर्फ एसिडिक मीडियम पे ही काम कर सकता है, एसिडिक चीज़ों को ही प्रोटीन ब्रेक डाउन कर सकता है। थोड़ा नखरे वाला है भाई, हमें तो भाई एसिडिक चाहिए, हमें ना पता है ना, वो वाला। तो भाई ठीक है भाई, कर दिया एसिडिक। और क्या होता है, कोई भी डेंजरस पैथोजेंस होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनको भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये ध्यान रखना, एक्टिवेट्स पेप्सिन तो है ही, डिस्ट्रॉय भी करता है पैथोजेंस को, गुड। म्यूकस, ये अगर हमारा पेट है तो पेट के अराउंड होती है, पेट के कोने कोने में ऐसे म्यूकस होती है जहाँ जहाँ हमारा एसिड है। क्यों, क्योंकि एसिड से पेट जल ना जाए। एसिडिटी जब आपको होती है तब 2 रीजंस होते हैं, या तो एसिड बढ़ रहा है या फिर आपने कुछ खाया नहीं हुआ काफ़ी बार, तब भी होती है। एसिड को चाहिए, सामान चाहिए डाइजेस्ट करने के लिए।
मजाक कर रहा है ना, एसिडिटी एसिड की वजह से होती है। यहाँ पे स्टार्च का डाइजेशन नहीं होता, ये देखो इंपॉर्टेंट चीज, कहाँ हो जाता है वो, आपके माउथ में ही हो जाता है। नो स्टार्च डाइजेशन, म्यूकस प्रोटेक्ट्स लाइनिंग। ठीक। लिवर, लिवर के अंदर लिवर कोई भी एंजाइम नहीं बनाता, सबसे पहले तो ये देखो, नो एंजाइम। बाइल बनाता है वो, और बाइल के अंदर भी एंजाइम नहीं होता। और बाइल कहाँ पे जाके स्टोर होता है आपका, गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर, ठीक है। गॉल ब्लैडर कहाँ है, ये आपका लिवर है, ये बड़ा सा, और ये छोटा सा आपका गॉल ब्लैडर है, स्टोर्स बाइल। ठीक है, तो बाइल बनाता लिवर है बट स्टोर कहीं और होता है, और बाइल कोई भी एंजाइम नहीं होता। ठीक है। बाइल का क्या काम करता है, जब खाना ना आपका अब कहाँ जाएगा, मुंह से, ईसोफेगस से स्टमक में आया, स्टमक में आने के बाद खाना कहाँ गया आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ गया, स्मॉल। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ कि आपको खाने को ना अब और भी एंजाइम्स मिलेंगे। तो सारे एंजाइम नखरे वाले हैं, पेप्सिन को एसिडिक मीडियम चाहिए था, बट जो और एंजाइम आने वाले हैं उनको बेसिक मीडियम चाहिए, बेसिक एसिडिक नहीं चाहिए। तो ये बेचारा बाइल बेसिक बनाता है खाने को, एल्कलाई बनाता है ना, एल्कलाई बेसिक। और मतलब एल्कलाई और बेसिक एक ही बात होती है, बस वो जो बेसिस पानी के अंदर मिल सकते हैं उनको एल्कलाई बोलते हैं। और फैट को डाइजेस्ट करता है, इमल्सिफाई कर देता है, स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन कर देता है। 100% डाइजेस्ट नहीं करता, बट हाँ ब्रेक डाउन कर देता है बाइल हमारा, ध्यान रखना। फिर हमारा पेनक्रियाज है, एक छोटा छोटू मोटू भाई हमारा, ये रहा हमारा पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या करता है, एंजाइम सेक्रीट करता है, और जो बाइल जिस चीज को एल्कलाई बना रहा है खाने को, वो इसी एंजाइम्स के लिए बना रहा है, पेनक्रियाज वाले एंजाइम के लिए। 3 इंपॉर्टेंट एंजाइम है, ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लिपेज। ट्रिप्सिन आपका क्या काम करता है, ट्रिप्सिन आपका डाइजेस्ट करता है प्रोटीन, पी। अमाइलेज डाइजेस्ट करता है कार्ब्स, सी। और लिपेज क्या करता है, फैट, एफ। ठीक है, तो ये डाइजेस्ट करता है तीनों चीज। ये एंजाइम कहाँ पे मिलता है आपका खाने पे, कहाँ मिलता है, पेनक्रियाज में, सॉरी क्या कर रहा हूँ यार, स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्या कर रहे हो सर, है क्या कुछ, है क्या, इन स्मॉल इंटेस्टाइन मिलता है ये। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भाई अपना अलग ही वो चल रहे हैं, वहां भी अपने एंजाइम्स हैं। माल्टेज, अब देखो नाम से पता चलता है, माल्टेज इज अ टाइप ऑफ, माल्टोज इज अ टाइप ऑफ कार्ब्स, तो एक कार्ब्स डाइजेस्ट करता है माल्टेज। लैक्टेज, लैक्टेज भी एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, बिल्कुल, तो कार्ब्स। सक्रेज कार्बोहाइड्रेट, पेप्टिडाइडेज, पेप्सिन, पेप्टाइड, पेप्टाइड्स, अमीनोज, प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। लिपेज, तो लिपेज की तरह देखो साउंड कर रहा है, तो मतलब फैट डाइजेस्ट करता है। तो नाम ही इनके याद रख सकते हो, बाकी गो थ्रू करोगे, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, गो थ्रू कर लो बस, और नाम से ही पता चल रहा है कि कौन सी चीज क्या कर रही है ना। फाइनल डाइजेशन होता है भाई स्मॉल इंटेस्टाइन में, और एब्जॉर्प्शन। फाइनल डाइजेशन साइट यही है, और एब्जॉर्ब होकर यहां से खाना चला जाता है। विलीज होती है यहाँ पे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो खाने को, डाइजेस्टेड खाने को ब्लड तक पहुंचाती हैं। इनके अंदर ब्लड कैपिलरीज होती है बहुत सारी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, ताकि सरफेस एरिया ज़्यादा मिले, सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा मिले, तभी फिंगर लाइक्ड होती हैं। अरे अपने ऊपर ही बना दिया मैंने, कोई नहीं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन फाइनल यही होता है। फिर खाना चला जाता है भाई आपका लार्ज इंटेस्टाइन में, जहां पे आपका क्या होता है, म्यूकस होता है। म्यूकस खाने को आगे बढ़ाता रहता है स्मूथली। यहाँ पे डाइजेशन नहीं होता, ध्यान रखना, नो डाइजेशन। यहाँ पे सिर्फ क्या होता है आपका, वाटर है और मिनरल्स बचे हुए एब्जॉर्ब होते हैं, जो बचा कुचा वाटरी मटेरियल है, मिनरल्स वाटर, वो एब्जॉर्ब होते हैं। बहुत बढ़िया सर। अब देखते हैं और कुछ जो भी आपका है, क्या पूछा है। इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन, कहाँ स्टार्ट हो जाता है भाई आपका, बकल कैविटी में स्टार्ट हो जाता है। बकल कैविटी क्या सर, ये रही ना बकल कैविटी, माउथ, माउथ को बकल कैविटी बोलते हैं। तो देखो थोड़ा ट्रिक करके पूछ लिया, एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी,
उससे बाहर कुछ नहीं। और नई एनसीईआरटी पढ़नी है तो ये लेक्चर्स वगैरह देख लो। मेरा पूरे सीरीज चल रही है एक एनसीईआरटी पे ही बेस्ड। कुछ कोशिश तो मैं यही कर रहा हूँ कुछ भी ना छोड़ूं, बट फिर भी खुद से पढ़ो। बट अब टाइम नहीं है खुद से पढ़ने का, तभी मैं ये लाया हूँ आपके लिए रिवीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विथ फूड इन डाइजेस्टिव ट्रैक? कौन सा एंजाइम पहला होता है फूड से मिक्स होने वाला? अमाइलेज, बिल्कुल, सलाइवरी अमाइलेज। बट क्या बोला है? इन दी डाइजेस्टिव ट्रैक। देखो यार, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, अमाइलेज ही होगा क्योंकि मुंह भी डाइजेस्टिव ट्रैक हमारे यहीं से स्टार्ट हो जाता है, एलिमेंट्री केनाल, तो अमाइलेज। ठीक है सर, और कुछ है आपके पास? मेरे पास तो बहुत कुछ है भाई। तो ये कहता है हमारा प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम्स secreted by stomach wall in the case of mammals is called। स्टमक कौन सा प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम रिलीज करता है? जो भी बताया हमने वो है पेप्सिन। कौन रिलीज करता है? स्पिंक्टर मसल आपके एंजाइम 3 जूसेस रिलीज करता है, और उस जूसेस में 3 तरह की चीज़ें होती है। पेप्सिन होता है, उसी में HCl होता है, म्यूकस होता है ना। रेनिन क्या है? रेनिन पीछे मैंने बताया, देखो, ठीक है, बताना रेनिन क्या है। डाइजेस्टिव जूसेस क्या है? इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम विच अमंग द फॉलोइंग इज द रोल ऑफ पेनक्रियाज? तो क्या है पेनक्रियाज का रोल? डाइजेशन को लेके पेनक्रियाज का और भी रोल होता है, हार्मोन्स वगैरह भी रिलीज करता है पेनक्रियाज। तो और क्या है डाइजेशन के हिसाब से क्या रोल है? सेक्रीशन ऑफ स्टोरेज, सेक्रीशन ऑफ लाइपेज, अमाइलेज एंड प्रोटेज। ग्रेट। अब आप कहोगे सर प्रोटेज तो बताया नहीं। देखो यार, मैं बता रहा हूं, क्या कभी भी आपको फुल नॉलेज नहीं हो सकती। डॉक्टर तो नहीं हो ना, तो प्रोटेज भी होता होगा कुछ, मेरे को भी नहीं पता भाई, मेरे को भी नहीं पता। बट मेरे को ये पता है कि इनमें से बेस्ट ऑप्शन यही है, क्योंकि इनमें लाइपेज और अमाइलेज दिए हैं, ये तो होते ही हैं। ट्रिप्सिन 3 हमें पता था, ट्रिप्सिन वो गायब है, इसकी जगह ये है। तो भाई आपको फुल नॉलेज नहीं हो सकती, आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करके आना है, बेस्ट ऑप्शन, ध्यान रखना, और यही बेस्ट ऑप्शन है। Which among the following statement regarding bile secreted by liver is not correct? तो बाइल के हिसाब से कौन करेक्ट नहीं है? बाइल कंटेन्स इंजाइम फॉर डाइजेशन ऑफ लिपिड्स। बाइल के लिए पूछ रहा है कि कौन सी बात सही नहीं है। बाइल जूस सेक्रेटेड बाय लिवर। बाइल कंटेन्स इंजाइम्स फॉर डाइजेशन ऑफ लिपिड्स। हाँ, मैंने बोला लिपिड्स तो डाइजेस्ट होते हैं, फैट, लिपिड्स। बाइल फैसिलिटेट्स इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, बिल्कुल। बाइल न्यूट्रलाइजेज एसिडिक पीएच, हाँ बिल्कुल, एल्कलाई बनाता है मीडियम को, फूड को। बाइल मेक्स पीएच ऑफ फूड एल्कलाई एंड फैसिलिटेट एक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम्स, बिल्कुल ये भी ठीक है। फूड कमिंग फ्रॉम स्टोमक, ठीक है। ये गलत है यार, सॉरी मैंने ये गलत कर दिया। डाइजेशन ऑफ लिपिड्स नहीं, फैसिलिटेट्स इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, और ये दोनों चीजें बिल्कुल, ये हमने पढ़ा है। Which of the following mineral is found in human stomach? बताओ कौन सी चीज मिलती है? HCl, सीधी सीधी बात। तो ऐसे देखो कितने, भाई क्या बताऊं, एनसीईआरटी का बस थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ा है, सारे कर लिया आपने यार। हमें मत सिखाओ सर, और किसे सिखाऊं भाई, और क्या करूं, मेरे पास कुछ नहीं आता। Which among the following part of an entry canal can be maximum length? हाँ, ये चीज है, सबसे बड़ा सबसे छोटा। स्मॉल इंटेस्टाइन भाई सबसे बड़ी होती है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे बड़ी होती है। देखो ना यार, ये दिख भी रही है आपको क्लियर क्लियर, अरे यार है ना, देखो ऐसे ऐसे बिल्कुल घुच्चुड़ मुच्चुड़ हो रखी है, बट है ये सबसे बड़ी। स्मॉल इंटेस्टाइन इज लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट होती है, लॉन्गेस्ट, अप टू 2 मीटर्स तक हो सकती है ये, तो बहुत लंबी होगी भाई। कहाँ है? लार्जेस्ट, ओके।
नेक्स्ट थिंग इज what is the total number of chambers in stomach of domestic animals like cattle, buffalo and goat? अब यार ऐसे क्वेश्चन बहुत ही रेयर होते हैं बट पूछ लिया कि भाई और अलग ऑर्गेनिजम्स में से इन ऑर्गेनिजम्स में कितने चेम्बर ऑफ स्टमक होते हैं। अब देखो हम ह्यूमन हैं तो हमारे पास एक ही चेम्बर ऑफ स्टमक है, पेट का एक ही चेम्बर है, बट कुछ एनिमल्स में डाइजेशन बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स, जैसे कि उनमें से एक है सेलुलोज। तो हम लोग जो प्लांट्स खाते हैं सेलुलोज होता है, हमारे लिए सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं होता, तभी उसको हम क्या बोलते हैं, रफेज, या फिर हम उसको फाइबर बोलते हैं, जो डाइजेस्ट नहीं होता बट हमारे स्टूल को पास करने में हेल्प करता है। तो सेलुलोज हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, बट कुछ ऑर्गेनिजम्स उसे करते हैं जो बिल्कुल ही हर्बीवोरस होते हैं, बिल्कुल ही पत्ते खाते हैं बस, तो उनके नंबर ऑफ स्टमक बढ़ जाते हैं क्योंकि काम बढ़ जाता है पेट के लिए, सेलुलोज को डाइजेस्ट करना मुश्किल है। तो ये भी उन तीनों में से ही है। तो मैंने ना यार एक वो करा, कहाँ गया आपका, एंड क्यों कर रहे हो भाई एंड मत करो। तो मैंने यार एक चार्ट प्रिपेयर कर रहा था आप लोगों के लिए, बेसिक सी बात मैं बताऊं तो ढूंढूं एक मिनट, क्योंकि उसमें सब कुछ है, सब कुछ मतलब सब कुछ, सब कुछ है क्या, कहाँ है भाई, नहीं मिल रहा भाई, नहीं मिल रहा। तो ठीक है, छोड़ो उस चार्ट को, हम बस सीधा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको बोलते हैं जो कि सेलुलोज आपका डाइजेस्ट कर लेते हैं, उनको बोलते हैं रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स सेलुलोज डाइजेस्ट करते हैं, बिल्कुल बढ़िया सर। अब जो रूमिनेंट्स होते हैं वो जब सेलुलोज डाइजेस्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रूमिनेशन ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें रूमिन बैक्टीरियाज होते हैं, तो सब चीज़ रूमिन और रूमिन, ठीक है सर। अब रूमिनेंट्स जो होते हैं इनके कितने होते हैं, 4 चेम्बर्स होते हैं ज़्यादातर इनके 4 चेम्बर्स होते हैं, बट इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे कि आपका कैमल हो गया। कैमल भी आपका हर्बीवोरस है, रूमिनेंट है, क्योंकि सेल पत्ते खाता है, सेलुलोज डाइजेस्ट करता है। और क्या हो गया आपका, लामा हो गया, लैमा, ये कैमल जैसे ही होते हैं बट कैमल नहीं होते, कैमल फैमिली से जैसे होते हैं। इनके कितने चेम्बर्स होते हैं, इनके 3 चेम्बर्स होते हैं आपके, ठीक है। और आपका कौन हो गया इसके अलावा, हाँ, रैबिट और आपका हॉर्स, ये भी रूमिनेंट्स होते हैं, सेलुलोज वगैरह, बट इनके नंबर ऑफ चेम्बर्स कितना होता है, 1। बाकी सारे रूमिनेंट्स के जो सेलुलोज खाते हैं, अब आप उनसे अंदाज़ा लगा सकते हो, कैटल्स भी आपके रूमिनेंट्स में आ जाते हैं क्योंकि पत्ते वगैरह खाते हैं। रूमिनेंट्स ज़्यादातर मोस्टली हर्बीवोरस, मतलब हर्बीवोरस जो होते हैं, स्ट्रिक्ट हर्बीवोरस जो स्ट्रिक्ट वाले होते हैं, सिर्फ पत्ते खाते हैं, उनको डाइजेस्ट करने के लिए एक से ज़्यादा पेट लगता है। तभी देखो गाय देखते हो पूरे टाइम मुंह चलाते रहते हैं, भेड़ बकरियां भी काफ़ी मुंह चलाती रहती है, क्यों, खाना वापस आता है, एक स्टमक दूसरे पे भेजता है, दूसरा स्टमक दोबारा मुंह पे भेजता है कि और चबाओ भाई साहब इसे, अभी ये आपके पत्ते जो हैं वो डाइजेस्ट नहीं हुए। तो ये इसका क्या होगा, ज़्यादातर 4 चेम्बर्स वाले रहते हैं, 4, ये वाले 4 एक्सेप्शन मैंने आपको बता दिए कि ये रूमिनेंट्स भी हैं, हर्बीवोरस हैं, फेरोज डाइजेस्ट करते हैं, बट फिर 4 नहीं होते, इनके अलग होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ और, ये जो रूमिनेंट्स होते हैं ना, ये लार्ज अमाउंट में मिथेन प्रोड्यूस करते हैं, लार्ज अमाउंट में मिथेन प्रोड्यूस करते हैं। क्यों? क्योंकि सेलुलोज डाइजेस्ट करते हैं, लंबा डाइजेशन प्रोसेस है, तो मिथेन हम भी पास करते हैं, बट इतनी नहीं जितनी ये लोग करते हैं, तो पूछ सकते हैं। तो ठीक है सर, फिर तो अब क्या करें, बस यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, क्योंकि मैंने दिखाया था आपको भाई, दी एंड दिखा रहा है आगे, तो मेरे को तो आपको कुछ और बता रहा हो तो बताना। तो दोस्तों ये हमारी सीरीज़ है, इससे आप बहुत ज़्यादा यूज़ करिए अपनी प्रिपरेशन के लिए अच्छी तरह, और डेली बेसिस पे ना मैं टिप्स वगैरह, क्वेश्चंस वगैरह कैसे सॉल्व करते हैं, क्या से आपको ट्रिक कर सकते हैं, वो भी डालता हूँ रील्स पे, वो भी आप देख सकते हैं। कुछ अच्छा बुरा जो भी है कमेंट करके बताइए, इंटरेक्शन होती है तो चीज़ें और अच्छी होती हैं। आप मेरे को
टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मतलब फॉलो हो गया है ना, टेलीग्राम पे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने लिंक वगैरह शेयर कर रखे हैं। और ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़िया।